नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं। साथियों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो वर्ण और ध्वनि या अक्षर है, इसमें हम अंतर कैसे करना सीखे। या जो ज़्यादातर विद्यार्थी है ये इस बात को फ़र्क नहीं कर पाते हैं कि जो ध्वनि या वर्ण जो है, अक्षर जो है, इसके अंतर्गत हम फ़र्क कैसे सीखें। तो इसके लिए आपके लिए एक वीडियो पीछे हमने अपलोड किया है, उसे आप देख लीजिए। वहाँ पर आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि हम वर्ण किसे कहते हैं और अक्षर या ध्वनि कैसे कहते हैं। ठीक है साथियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, कौन से वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अयोग वाह किसे कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब पढ़ेंगे हम आज। तो साथियों, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जहां आपने थोड़ी देर के लिए भी अपना मन भटकाया, वहां आपका ध्यान टूट जाएगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपको लगातार बने रहना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले तो हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं पता होना चाहिए आपको। हम पहली कक्षा से लेकर पढ़ते आ रहे हैं कि ये वर्णमाला होता क्या है। जैसे वर्ण जो होते हैं ना हमारे अ, आ, ई, क, ख, ग, ये जो है इसका एक व्यवस्थित क्रम है। अर्थात वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला। ठीक है, कैसे कहा हमने वर्णमाला? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब जो वर्णमाला है ना, इसके अलग अलग भेद है। अर्थात इस वर्णमाला में क्या क्या समाहित है, कौन कौन सी चीज शामिल है, इससे हम थोड़ा देखते हैं। तो इस वर्णमाला के भेद कितने माने जाते हैं? 3। कितने भेद है साथियों? तो 3। एक कहा जाता है स्वर, एक है व्यंजन और एक होता है अयोगवाह। कितने भेद है वर्णमाला के? तो 3। स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। ठीक है, अब इनकी जो है वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या या जो मानक वर्ण है वो कितने हैं? तो हमें पता है कितने हैं? 52। कितने वर्ण है? तो 52। यहाँ वर्णमाला में जो कुल वर्ण है वो कितने हैं टोटल? कुल वर्ण, ये जो कुल वर्ण है वो है 52। कितने हैं? 52। अब समझते हैं यहाँ स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं और अयोगवाह कितने हैं। तो साथियों, स्वर जो है इसकी संख्या है 11। जो मूल स्वर या मानक स्वर जैसे हम कहते हैं वो संख्या में कितने हैं? 11। व्यंजन की बात करें तो जो कुल व्यंजन है वो होते हैं 39। ठीक है, 11 और 39 कितने हो गए अभी तक? तो हो गए हैं कितने? 50 हो गए, 50। ठीक है, और 2 होते हैं अयोगवाह। 2 होते हैं अयोगवाह। इस प्रकार से वर्णमाला में जो वर्ण है, कुल वर्ण कितने हैं? तो 52। 11 स्वर, 39 व्यंजन और 2 होते हैं अयोगवाह। ठीक है, अब थोड़ा समझ लेते हैं स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, अयोगवाह किसे कहते हैं। फिर हम प्रारंभ करेंगे स्वर से। ठीक है, तो पहला यहाँ लिखा है स्वर। स्वर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं स्वर? तो हम सामान्य तौर पर पढ़े हैं वे वर्ण जिनका उच्चारण या जिनके उच्चारण में किसी और अन्य वर्ण की सहायता न लेना पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं? स्वर। कैसे कहा हमने? तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी और अन्य वर्ण की सहायता न लेना पड़े उसे कहा जाता है स्वर। जैसे आप कहिए अ आपने कहा तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, किसी और वर्ण की इसे आवश्यकता नहीं पड़ी उच्चारण के लिए। ठीक है, इनका उच्चारण स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसी को तो कहा हमने स्वर। तो कुल जो स्वर है यहाँ मूल जो माने गए वो कितने हैं? 11। अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये होते हैं 11। अब आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन हमने किसे कहा?
वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या उच्चारित किए जाते हैं या लिखे जाते हैं, उसी को हम कहते हैं व्यंजन। किसे कहा? बढ़िया शांति से पढ़िए। किसे कहा? तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं भैया, उसी को तो कहते हैं व्यंजन। आई बात समझ में? और एक और है अयोगवाह। ये कौन सी बला है? ये है क्या? तो अयोगवाह जो ना तो स्वर हो ना ही व्यंजन, उसे हमने कहा अयोगवाह। मात्रा के तौर पर इनका उपयोग होता है। हमारी जो वर्णमाला है इसमें जो अयोगवाह है इनका उपयोग हम मात्रा के तौर पर करते हैं। दो अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं कौन कौन? एक तो अम, दूसरा अह। तो अम और अह को अनुस्वार और विसर्ग, ये दो मात्रा के अंतर्गत रखा गया है। तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे क्रमबद्ध। पहले स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे और फिर यहाँ आएंगे अयोगवाह पर। तो चलिए देखते हैं हम कैसे स्वर को। चलिए साथियों हम देखते हैं स्वर को। स्वर किसे कहा हमने? तो अभी आपको मैंने समझाया स्वर किसे कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी और अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े या जो अपने आप में स्वतंत्र उच्चारित हो जाते हैं वो कहलाते हैं स्वर। और स्वर जो मानक स्वर है इनकी कुल संख्या कितनी है? 11। अब थोड़ा समझते हैं ये स्वर के भेद कितने हैं, कहाँ कितने आते हैं, उन सभी को देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने तो कह दिया आपको मूल या मानक स्वर जो है वो संख्या में कितने हैं? 11। अब ये जो 11 है ना, इनमें भी अलग अलग भेद है। तो जो स्वर है इनके भेद देखते हैं हम। स्वर के जो भेद हैं वो पंडित कामता प्रसाद गुरु, पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, किनके अनुसार? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। जैसे संस्कृत के व्याकरणाचार्य पाणिनि है, वैसे ही हिंदी के व्याकरणाचार्य या व्याख्याता माने जाते हैं कौन? पंडित कामता प्रसाद गुरु। तो इन्होंने स्वरों के भेद को बताए हैं दो। कितने भेद बताए स्वर के? तो दो। स्वर के भेद कितने बताए इन्होंने? दो। कौन कौन से? तो एक बताया मूल स्वर, एक बताया इन्होंने मूल स्वर, और दूसरा बताया एक संधि स्वर। संधि स्वर कितने भेद बताएं? दो। कौन कौन से? तो एक है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। अब भैया आप सोचेंगे ये मूल स्वर क्या है और संधि स्वर क्या है, तो थोड़ा समझिए। मूल स्वर किसे कहा और संधि स्वर किसे कहा? तो मूल स्वर अर्थात वे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो या अत्यंत कम समय लगे वो कहलाते हैं मूल स्वर। जिनके छंद शास्त्र में केवल एक मात्रा गिनी जाती है उनको कहा जाता है मूल स्वर। जैसे कितने हैं संख्या में? तो 4। कौन कौन से हैं? तो इसमें मूल स्वर में आते हैं 4, अ, ई, उ और ऋषि। ये माने जाते हैं कितने? 4 मूल स्वर। कौन से स्वर मूल स्वर? क्या कहा? तो जिनके उच्चारण में कम समय लगे, अत्यंत कम समय लगे, उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। जिनकी छंद शास्त्र में केवल और केवल एक मात्रा गिनी जाती है, इन्हीं को लघु या ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, मूल स्वर को ही लघु या ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब हम आते हैं संधि स्वर पर। संधि स्वर किसे कहा? संधि, संधि का मतलब क्या होता है पहले यहाँ समझ लीजिए। संधि तो जहाँ मेल हो, जोड़ हो, उसी को कहते हैं ना संधि। अगर दो दोस्त या दो भाई आपस में लड़ जाएं, उसके बाद उन्हें अगर ठीक करना हो तो उनके मध्य आपस में संधि करना होती है, समझौता करना होता है। तो आपस में कहीं ना कहीं जुड़े ना, तब जाके बात बनी। तो संधि का मतलब भी होता है वे स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बनेंगे, उनको हम कहते हैं संधि स्वर। लेकिन इस संधि स्वर के भी दो भेद हैं। कौन कौन से दो भेद? तो इनके जो दो भेद हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर।
तो इन्होंने भेद तो बताए दो, मूल स्वर और संधि स्वर, लेकिन संधि स्वर के भी दो भेद हैं, एक है दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। ठीक, इतना यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं दीर्घ स्वर पर। ये दीर्घ स्वर है तो कौन सा क्या स्वर है, ये किसे कहते हैं भैया? दीर्घ स्वर वह स्वर जो दो समान स्वरों से मिलकर बने। दीर्घ मतलब दो समान स्वरों से मिलकर बने, उसे कहते हैं दीर्घ स्वर। या छंद शास्त्र में जिनकी दो मात्राएं गिनी जाती है उसे कहा जाता है दीर्घ स्वर। कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं तीन। एक तो होगा आ, दूसरा होगा बढ़ा ऊ, और तीसरा है ई, बढ़ी ई। इसको हम मानते हैं किसके अंतर्गत? दीर्घ स्वर के अंतर्गत। बताओ कैसे बने कि ये दीर्घ स्वर दो समान स्वरों से मिलकर बने? आपने ऐसा कहा तो जो आ है ना वो बनता है अ धन अ से। ये जो दीर्घ स्वर का अ है ना ये बनता है अ प्लस अ से। आई बात समझ में? ठीक है, दो समान स्वर से मिलकर बने कहा मैंने, तो देखिए दो समान स्वर। ऊ जो है ये कैसे बनेगा? तो दो ऊ से मिलकर बनेगा बढ़ा ऊ, ये भी दो समान स्वरों से मिलकर बना। वैसे ही ई होगा तो ये भी दो छोटी ई से मिलकर बनेगा। तो आई बात समझ में ना? दीर्घ स्वर मतलब दो समान स्वरों से मिलकर बने, और छंद शास्त्र में जिनकी दो मात्रा गिनी जाती है उन्हें कहते हैं हम दीर्घ स्वर। ठीक, अब बढ़ते हैं संयुक्त स्वर पर। संयुक्त स्वर किसे कहा? तो संयुक्त स्वर वे स्वर जो दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने। समान स्वरों से मिलकर बने तो दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर तो दो भिन्न स्वरों से मिलकर बने। ठीक ना, समझ गए होंगे, दो भिन्न स्वर। पर यह संयुक्त स्वर है, इनकी संख्या कितनी है? चार। कौन कौन सी? तो बनता है ये ए, बढ़ा ए, ओ और औ। ये चार हैं भैया। कौन? तो संयुक्त स्वर। दो भिन्न स्वरों से मिलकर कैसे बने वो भी बता दीजिए सर। तो देखिए ये जो ए है ये बनता है अ हो या आ हो, ठीक है, और इसके साथ इधर ई छोटा हो या बढ़ा ई हो। इससे बनेगा कौन? तो इससे बनेगा ए। आई बात समझ में? अ हो या छोटा ई दोनों जुड़ जाए तो भी ए बनेगा, आ या बड़ी ई हो तो भी बनेगा ए। इतना क्लियर। अब इस और आइए आप, यहाँ आइए, ये कौन सा है? ए। तो इसे कैसे बनाए? तो अ या आ हो, इसके साथ जुड़ जाए ए, ये वाला ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या? ये ए में बढ़ा ए भी आ जाएगा, तो ये बनेगा बढ़ा ए। ठीक है, अ या आ हो उसमें ए या बढ़ा ए हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी बनेगा ए ही। ठीक है, अब बनाना किसे है? ओ को। तो समझिए ये ओ कैसे बनता है, ऐसे भी देख लीजिए। ये बनता है, यहाँ थोड़ा पास में ही लिख देते हैं, ये कैसे बनेगा? तो ये बनता है अ या आ हो और साथ में ऊ या बड़ा ऊ हो। ठीक है, ऐसे बनता है ये ओ। तो दो भिन्न स्वरों से ही मिलकर बन रहे हैं, इसलिए कहा इनको संयुक्त स्वर। ठीक ना, ऐसे ही ओ है तो इस ओ में भी अ या आ हो और इसके साथ ओ हो या औ हो, कोई दिक्कत नहीं, ओ भी हो तो भी चल जाएगा और औ हो तो भी चल जाएगा। तो ठीक समझ आई बात आपको? पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? 11। दो भेद हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर की संख्या 4 यहाँ तक, और संधि स्वर की संख्या कितनी है? 7। 1 2 3 और यहाँ कितनी? 4 5 6 और 7। तो संधि स्वर कितने हैं? 7।
इस संधि स्वर में भी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर किससे कहा, तो जो दो समान स्वरों से मिलकर बने दीर्घ स्वर, और जो दो विभिन्न स्वरों से मिलकर बने भिन्न स्वर से वह होते हैं संयुक्त स्वर। ठीक, तो ये तो कहा हमने किसके आधार पर बताया, तो पंडित कामता प्रसाद गुरु। अब समझते हैं आगे स्वर के जो भेद हैं, जो स्वर को बांटा गया है वहां पर आते हैं। चलिए अब आ जाते हैं स्वर के भेद पर। जो स्वर को बांटा गया है वो कितने प्रकार से हैं, 4 प्रकार से। मैंने अभी आपको बताया पिछली बार का, वो था किसी एक व्यक्ति के आधार पर। जो व्याख्याता है हिंदी के पंडित कामता प्रसाद गुरु, जो व्याकरणाचार्य माने जाते हैं हिंदी के, उनके आधार पर तो 2 ही प्रकार के थे, मूल स्वर और संधि स्वर। लेकिन ऐसे सामान्य तौर पर स्वरों को बांटा गया कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, जिनमें है मूल स्वर या लघु स्वर कहो या ह्रस्व स्वर, ठीक है। फिर दीर्घ या गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, और एक होता है प्लुत स्वर, तो समझते हैं बारी बारी से इनको। मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है, तो अभी आपको मैंने बताया किसे कहा जाता है, मूल, लघु या ह्रस्व स्वर। तो वे स्वर जिनके उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे उन्हें हम कहते हैं मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी बताई, तो 4 कौन कौन सी, तो अभी आपको बताया भी था, अ, ई, उ और ऋषि, ये 4 होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आए दीर्घ या गुरु स्वर, तो वे स्वर जिनके उच्चारण में मूल स्वर से दुगुना समय लगे उसे हम कहते हैं कौन सा स्वर, दीर्घ या गुरु स्वर। जिनकी छंद शास्त्र में कितनी मात्रा गिनी जाती है, तो 2, ठीक है, उसे कहते हैं दीर्घ या गुरु स्वर, जिनके उच्चारण में मूल स्वर से दुगुना समय लगे। तो यहाँ संख्या कितनी है, 3। कौन कौन से, आ, उ और आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। ये होते हैं कौन से, तो दीर्घ स्वर, जो 2 समान स्वरों से भी मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये भी परिभाषा है एक। तो यहाँ कितने हुए, 3। संयुक्त स्वर भी आपको बताए थे कितने थे, क्या होते हैं संयुक्त स्वर, तो जो 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बने जिनका उच्चारण इस मूल स्वरों से दुगुने समय में हो, उनको हम कहते हैं कौन से, संयुक्त स्वर। जहाँ कितने संख्या है, 4, ए बढ़ा एनक का ओ, फिर यह आएगा औ, ये 4 हुए कौन से, संयुक्त स्वर, क्या कहलाते हैं, तो जो 2 भिन्न स्वरों से मिलकर बने, कैसे बनते ये भी बता दिया आपको। बात आई इसकी, ये है प्लुत स्वर भैया। कौन सा स्वर है, प्लुत स्वर। अभी तक तो आपने ये 3 देखे और 11 यही समाप्त हो गए, तो यहाँ क्या आएगा, ये क्या है, आप 11 तो बता दिए और 11 ही स्वर होते हैं ये भी बोला, तो ये प्लुत स्वर क्या है, समझना। वे स्वर जिनके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगे या इनकी तुलना में सबसे ज्यादा समय लगे, सबसे अधिक समय लगे, जिनके छंद शास्त्र में हम 3 मात्रा गिनते हैं या जिन्हें त्रिमात्रिक भी कहा जाता है, वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। किसे कहा, तो जिनके उच्चारण में सभी इन स्वरों की तुलना में सबसे ज्यादा समय लगे वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। इनकी संख्या नहीं है, इसमें ध्वनियां आती है। कैसी ध्वनियां आती हैं, तो उच्चारण करके देखिए, ओम, क्या कहा, ओम। आपने क्या लिखा, ये ध्वनि लिखी आपने, ओम, ये लिखा ना, तो यहाँ पे आपने जो उच्चारण है, जो किया उच्चारण, वो लंबा गया आपका, ध्वनि जो है ओ जो बोला ना, कितना लंबा गया, ओम। तो इन्हें मात्रा के आधार पर अगर छंद में मात्रा गिनी जाए तो 3 मात्रा कहते हैं, इन्हें त्रिमात्रा या त्रिमात्रिक कहा जाता है। ऐसे ये भी चिन्ह माना जाता है और ये भी माना जाता है। तो इस प्रकार ओम हुआ। इसके अलावा आप कह दीजिए राम, राम कहते हैं ना, राम, तो राम आपने कहा, यहाँ पर भी ऐसे ही है, ऐसे लिख सकते हो आप राम को, ये जो 3 मात्रा है
वो जो लंबा स्वर आपने खींचा वही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और शब्द आता है सीते, सीते ऐसे कहते हैं ना सीते, तो जो ते के बाद ए आया ना ए, वही तो है प्लुत स्वर, अर्थात वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगे, इस प्रकार की उनको किसके अंतर्गत रखा, प्लुत स्वर के अंतर्गत। तो आपको ज्ञात हो जाना चाहिए मूल स्वर किसे कहा, दीर्घ स्वर किसे कहा, संयुक्त स्वर किसे कहा और प्लुत स्वर किसे कहा। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी। अब समझते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसे देख लेते हैं। अब जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो कहिए आप सर कितने होते हैं। सर स्वर जो जीभ के उच्चारण की दृष्टि से तो माने जाते हैं कितने, 10। कितनी संख्या है, 10। ये होते हैं जीभ के उच्चारण की दृष्टि से। हमारी जो जिह्वा है ना, जबान, इसके उच्चारण के जो भाग हैं, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्च भाग, इन भागों से जो स्वर उच्चारित होते हैं उनको हम कहते हैं जीभ के उच्चारण के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी, 10। कौन कौन से जरा देखिए। इस जीभ के उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, एक तो अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा एक होता है पश्च स्वर। ठीक है, कितने हैं, तो 3, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर किसे कहा सर, तो सुनिए, जिह्वा के भाग से ही उच्चारित है या जिह्वा से ही उच्चारित है, तो वे स्वर जो जीभ के अग्र भाग से उच्चारित हो उसे हम कहेंगे अग्र स्वर। जैसे जैसे कौन से, बोलिए जरा, जैसे कौन से, ए, दोनों ए आएंगे, ई, 4 हो गए ना, कितने, 4 है। अग्र स्वर कितने हैं, 4, ए बढ़ा ए, ई और बढ़ा ई। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आएंगे, अग्र स्वर के अंतर्गत। ए बढ़ा ए, ई और बढ़ा ई, इस संख्या में कितने हैं, 4। ठीक, अब मध्य स्वर, मध्य स्वर तो जिह्वा का मध्य भाग, अग्र तो ये वाला भाग। ठीक है, अभी जो टच करके बताया गया आपको, स्पर्श करके। मध्य कौन सा, तो मध्य ये वाला हिस्सा। ठीक है, मध्य कौन सा, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जिह्वा ऐसे होती है हमारी। ठीक है, ये भाग कहलाता है अग्र, ये भाग कहलाता है मध्य और ये भाग कहलाता है पश्च। यहां से समझिए, अग्र भाग से तो 4, मध्य भाग से कौन सा स्वर है, तो एक ही है, मात्र एक। कौन सा, अ। आप कहकर देखिए, उच्चारित करके देखिए, अ कहाँ, तो ये आएगा यहाँ, ये आ जाएगा अ। ठीक है, इतना क्लियर। 4 और 1 5 कहा था, कुल कितने, 10, तो 5 और बाकी। अब कौन से 5 है, तो पश्च स्वर जो जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारित होंगे, जैसे आ, उ, इसके अलावा ओ, औ। ठीक है, ये हो जाएंगे कौन से, पश्च। तो आ, उ, ओ और ये औ, ये होते हैं भैया 10। ये 1 और ये कितने, 5, तो 4 और 1 5 और ये 5 10। जीभ के उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 10। कहाँ, कौन से भाग से कौन कौन से हैं, तो अग्र भाग से 4, मध्य भाग से 1 और पश्च भाग से कितने, 5। इस प्रकार से कुल कितने हुए, 10। ठीक, यहाँ तक भी क्लियर। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताएं, कितने, 11।
इसके बाद स्वर के सामान्य वर्गीकरण में देखें भेद कितने, 4, कुल कितने, 11। ठीक है, अब जीभ के उच्चारण के आधार पर भी आपको बताएं कितने, 10, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं मात्रा के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर, तो मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर इन्हें भी देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, कितनी है, तो भी 10 ही है। कहिए आप, मूल स्वर कितने, तो 11, मानक स्वर कितने, 11, उच्चारण के आधार पर कितने, 10, मात्रा के आधार पर भी 10, परंपरागत तरीके से स्वरों की संख्या तो कितनी होती है, 13। वहां भी चलेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, लेकिन अभी इसे देख लीजिए। मात्रा के आधार पर कितने, तो कितने हैं, 10। कौन कौन से, तो एक मात्रिक होते हैं, द्विमात्रिक होते हैं और त्रिमात्रिक होते हैं। अब बताते हैं आपको मात्रा के आधार पर कौन कौन से कैसे हैं। तो सबसे पहला होता है मूल या लघु स्वर, जिसे हम कहते हैं एक मात्रिक। मूल या लघु स्वर जिसे कहा जाता है एक मात्रिक। ठीक है, ये आपको पता भी है। बस नई बात कौन सी है, तो एक मात्रिक, जिनकी छंद शास्त्र में एक मात्रा गिनी जाती है। यहाँ पर आपको बताना है एक मात्रिक मूल या लघु स्वर ही है, और संख्या कितनी है, 4, अ, ई, उ और ऋषि, ये होते हैं 4। ठीक है, मात्रा के आधार पर। अब याद रखिएगा, ये जो अ है ना, ये अ, इसको हम मात्रा के तौर पर छंद में ही गिनते हैं। इसलिए अगर आपसे सामान्य तौर पर मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो यहाँ ये अ हट जाएगा। ठीक है, वहां पर 10 बताने हैं, कौन कौन से, तो आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसे 10 होंगे। उच्चारण के आधार पर कौन कौन से 10, तो वहां ऋषि हट जाएगा और शामिल हो जाएगा। इस प्रकार उच्चारण में अ शामिल रहेगा, ऋषि हटेगा, वैसे ही मात्रा में अ हट जाएगा, ऋषि शामिल रहेगा। लेकिन यहाँ आपको मूल और लघु स्वर में 4 बताना ही है, तो इसके साथ ही छंद शास्त्र में जहाँ एक मात्रा अ की मानी जाती, उस प्रकार से हमने इसे रखा है। ठीक है, इसके अलावा दीर्घ या गुरु स्वर, जिसे हम कहते हैं द्विमात्रिक, द्विमात्रिक। ठीक है, इसी दीर्घ या गुरु स्वर के साथ ही शामिल है संयुक्त स्वर। जो द्विमात्रिक होंगे इनमें दीर्घ या गुरु स्वर भी है और संयुक्त स्वर भी है। ठीक है, इन्हीं को कह देते हैं संयुक्त स्वर, और दीर्घ या गुरु स्वर भी मानते हैं। अलग अलग भेद तो हमने देखे, लेकिन द्विमात्रिक में ये दोनों शामिल है, द्विमात्रिक में ये दोनों शामिल है। तो हमें द्विमात्रिक के तौर पर देखना है, तो यहाँ आएंगे आपके पूरे 7, कौन कौन से, आ, उ, ये ऊ पहले ही लिख देते हैं, ई, उ, ए, ओ और ये औ। इस प्रकार से ये कितने हो जाएंगे, 7। तो 3 यहाँ के और 4, 7 ये इस प्रकार हो जाते कितने, 10। लेकिन त्रिमात्रिक भी तो है, त्रिमात्रिक भी तो है, 1, ये 2, अब होता है त्रिमात्रिक, जिसे कहा जाता है प्लुत स्वर। कहा था ना प्लुत स्वर, इसी को कहा जाता है त्रिमात्रिक। त्रिमात्रिक अर्थात जिनकी छंद शास्त्र में 3 मात्रा गिनी जाती है, कुछ इस प्रकार, या तो ऐसे। तो वे ध्वनियां इसके अंतर्गत आएंगी। प्लुत स्वर आपको मैंने बताया, त्रिमात्रिक भी बताया। तो इस प्रकार से ये एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक 3 मात्रा के आधार पर भेद है। ठीक है, छंद शास्त्र के आधार पर भी पूछा जाए तो भी बता दीजिए, या छंद शास्त्र में जो मात्रा है उनके आधार पर गिनना हो तो भी ऐसे ही आएंगे। तो ये तो हुआ कौन से, मात्रा के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, मानक स्वर, इतनी बात क्लियर है।
अब आते हैं परंपरागत तौर पर। ठीक है, कहाँ? तो परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या कितनी कही जाती है? तो अब होती है 13। आपसे ऐसे स्पष्ट तौर पर पूछा जाए कि परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो बताइएगा 13, तब 11 नहीं, तब 13। कैसे परंपरागत तौर पर? तो मुझे बताइए, आप जब सीखे सबसे पहले वर्णमाला तो कैसे पढ़े आप? अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह, यही सिखाया जाता था ना। अगर 12 खड़ी की बात भी की जाए तो क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कम, कह, यही कहते थे। तो हमारा जो प्राचीन समय था, पहला जो समय था, या परंपरागत तौर पर जो हम जैसा सीखते आ रहे, उसके आधार पर अगर देखा जाए ना तो 13 होते हैं। कौन से? तो 11 तो है ही सही, उसमें 2 भी शामिल है, अम और अह। इस प्रकार से परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या कितनी है? तो यहाँ आ जाती है 13। कितने हैं? 13। कौन कौन से? तो है अ, आ, ई, ऋषि भी आएगा, इसके पहले ऊ लगा दें, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अम और ये अह। इस प्रकार से परंपरागत तौर पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 13। आई बात समझ में? कहाँ कितने बताए मैंने आपको? तो सभी क्लियर है, अभी तक सारा क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है हमें, सारा लेक्चर हम देखे और सभी पता भी है हमें। जो सबसे पहले स्वर बताए पंडित कामप्रद प्रसाद गुरु के अनुसार वो थे 11, मात्रा के अनुसार 10, उच्चारण के अनुसार भी 10, लेकिन उच्चारण में आपने ऋषि को हटाया, मात्रा में अ को हटाया। इसके अलावा परंपरागत तौर पर कितने? 13। और बात आती है सांस्कृतिक भाषा के आधार पर या संस्कृत भाषा के आधार पर, तो कितने? तो भी 13, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक तो है, यहाँ तक। इसके अलावा ये 2 को हटाना है और इन 2 की जगह आ जाएगा एक ऋषि जिसके नीचे री फूटा हो, और एक आएगा ल जिसके नीचे री फूटा हो। तो ये जो 2 है वो होते हैं फिर कहाँ? संस्कृत भाषा के आधार पर या सांस्कृतिक भाषा के आधार पर कितने हैं? तो वो भी होते हैं 13, 11 और 2 कौन से? तो ये वाले। ठीक है, इस प्रकार हो जाते हैं कितने? 13 सांस्कृतिक भाषा के आधार पर। एक और स्थिति बनती है अपभ्रंश काल के आधार पर। यहाँ भी स्वर आपको बताने हैं, तो यहाँ भैया होते हैं 8। अपभ्रंश काल के आधार पर अगर स्वर की संख्या आपसे पूछी जाए तो बता दीजिएगा कितने हैं? 8। कितने हैं? 8। सारे स्वरों की संख्या क्लियर कर दी है आपको। कहाँ कितने आएंगे? परंपरागत 13, सांस्कृतिक भाषा तो भी 13। अब अपभ्रंश काल के आधार पर 8 कौन कौन से, ये भी देख लीजिए। अ, आ, ई, उ, ए और ओ, ये होते हैं 8। ठीक है, अपभ्रंश के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 8, और इन 8 में ये इस प्रकार है। ठीक, तो अभी तक का हमारा जो स्वरों का वर्गीकरण था उनमें हमने स्वर के वर्गीकरण का कुछ 80% भाग पूर्ण कर लिया है, 20% भाग अभी बाकी है। ओष्ठों की आकृति के आधार पर और मुख की आकृति के आधार पर ये 2 भेद बचे हैं, और आगत स्वर भी होते हैं वो भी बचे हैं, तो उसे हम देखेंगे कल आने वाली कक्षा में, और इसका और कक्षा बनाएंगे उसमें आप उसे भी देखिएगा। अभी जो है हमने जितना पढ़ा उसे आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, हमेशा याद रहेगा।
कभी नहीं भूलेगी। वर्णमाला तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा। ठीक, वर्णमाला के 3 भेद स्वर व्यंजन अयुग्वाह। कुल मानक वर्ण 52, स्वर कितने 11, व्यंजन 39 और अयुग्वाह 2। ठीक है, स्वर किसे कहा तो वे वर्ण जो स्वतंत्र होते हैं, जिनके उच्चारण में हमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, वो होते हैं स्वर। अलग अलग सब आपको वेद भी बता दिए थे। कुल स्वर कितने, मानक स्वर तो 11, परंपरागत तौर पर 13, सांस्कृतिक भाषा के आधार पर 13, अपभ्रंश काल के आधार पर कितने 8, मात्रा के आधार पर 10, उच्चारण के आधार पर कितने तो भी 10। ठीक है, अब पढ़ेंगे आगे का कल। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों में भी शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे फैलाइए, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसमें बहुत समय लगता है, कड़ी मेहनत लगती है, तो इसका फल भी थोड़ा मिलना चाहिए। तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि जो हिंदी पढ़ रहे हैं, जिन्हें हिंदी में थोड़ा भी संकोच होता है, वो इस चीज़ को पढ़ के थोड़ा सा और ज़्यादा परिपूर्ण हो जाए या ज़्यादा स्पष्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट डे।